अभी वेटिंग में ठीक है, सबको ऐसा लगता है ये नाइट सीन आ जाता है दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद है ईश्वर दरी साहब और इनको देखकर आप पहचान गए होंगे क्योंकि बहुत सारे यादगार कैरेक्टर्स ईश्वर साहब ने किए हैं। ईश्वर साहब आपका बहुत बहुत हम खैर मकदम करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। शुक्रिया। और आपसे जानना सबसे पहले हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इतने अच्छे कैरेक्टर्स करने के बाद आप जो है इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री से इतने दूर क्यों हैं? उसके ऊपर चार्ज क्या लगा था? मैं क्या बोला? असल वजह जो है वो अच्छा, मैं दूर नहीं हुआ, ये वामन राव चार्ज का बात? फिल्म इंडस्ट्री में हमारे लिए काम कम हो गया ये काली क्योंकि जो स्टाइल जो हमारे वक्त की थी वो स्टाइल ख़त्म हो गई। नहीं स्टाइल में हम लोग फिट नहीं बैठ रहे क्योंकि हम लोग सीन को वर्कआउट करके इम्प्रोवाइज करके और उसमें चार चांद लगा के करने वाले एक्टरों में से हैं। जैसे कि महमूद साहब थे, कन्हैया लाल, जीवन साहब, ओम प्रकाश, महमूद साहब, तो उनको देख के तो हमने एक्टिंग करना शुरू की। तो उस हिसाब से भी हम लोग ने जो सीन्स आते थे तो सीन को रिराइट करते थे, ये हमारी आदत थी। तो कोई भी डायरेक्टर कोच हमारा आदी हो गया था कि भाई ये सीन अभी आप उसमें करके दिखाओ, अभी वो जो करना है आपको करो, तो फिर हम लोग उसमें इम्प्रोवाइज करते थे। यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा तक लास्ट ऐसा हुआ कि रामू जी ने दरवाजा बंद रखो में कहा कि जो आपको कहना हो आप कीजिए, बाकी मैं सब एडिटिंग में जो नहीं लगेगा, जो ठीक नहीं होगा मैं एडिटिंग में काटूंगा, लेकिन आप जो चाहे वो बोलिए। सीन में इम्प्रोवाइज ऐसा कहिए कि सीन में चार चांद लगे। तो मैं अगर आप मेरी दरवाजा बंद रखो राम गोपाल वर्मा की देखोगे तो उसमें लगेगा कि ये सीन राइटर ज्यादा नहीं लिख सकते। राइट, वो सीन ऐसे जो अद्भुत है वो सिर्फ मैं ही लिख सकता था, तो मैंने लिखा और वो मैंने किया। आपने खुद सेट पे लिखा, खुद इसको एक्शन खुद किया? सेट पर लिखा। उससे पहले हमने राम गोपाल वर्मा जी को कह दिया था कि मुझे थोड़ी छूट दी जाए। बोले पूरी छूट है। अपने डायरेक्टर को बुलाया और बोला ईश्वर जी जो चाहते हो वो करने देना, इनको डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी सबको डायरेक्ट करो, ईश्वर अली को डायरेक्ट नहीं करना, उसको सीन दे देना, वो कर लेंगे। क्या बात है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं सरकार की शूटिंग कर रहा था। हाँ, तो सरकार की शूटिंग करते वक्त रामू जी ने बोला कि एक मेरे पास स्क्रिप्ट आई है, दरवाजा बंद रखो, वो मैं चाहता हूं कि आप करो। मैंने कहा क्या कैरेक्टर क्या है? उन्होंने कहा शेयर ब्रोकर है। तो मेरा कंप्यूटर में शेयर ब्रोकर का एक नक्शा था और मैं जब 18 साल का था तब से मैंने गुजराती कैरेक्टर को रीड किया था। 18 साल का था जब। क्या बात है। और जब मैं कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचता था, इरादा तो था क्योंकि बचपन से एक्टिंग करता था अपने मोहल्ले में, जी, इरादा था कि मैं यार किसी तरह से मुझे चांस मिल जाए तो एक्टर बन जाऊं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसको रीड करता था। वो ओपेरा हाउस में एक दुकान थी एसेसरीज की, मोटर एसेसरीज की। जी, उसका जो धनी था वो इतना ज्यादा गुजराती और ऐसा बैठता था, हाँ भाई तब मेरे को क्या मांगता है? ए भाई क्या तुम्हारा बरकारी आप है ना, और भाई तुम मेरे को क्या मांगता है? हाँ तो फिर बाजू हटो ना भाई तुम यार। तो उसको मैं ऐसे रीड करता था, उसका अंदाज बयां था, वो मुझे इतना असरअंदाज किया था कि वो मेरे दिमाग में पैवस्त हो गया था। तो रामू जी ने जैसा बोला तो शेयर ब्रोकर है, तो शेयर ब्रोकर आया तो भाई गुजराती लोग से अच्छा शेयर ब्रोकर कोई भी नहीं। मैंने कहा कि अरे मैं सर मेरे पास कैरेक्टर है ये, मैं आपको ये शूटिंग पैकअप होगा ना तो बताऊं। बोले नहीं भाई नाउ जस्ट मुझे दिखा अभी का भी, लाइट ऑफ, शूटिंग बंद कर दिया। बोला रूम में आओ। रूम में आके बोला कि आप बताओ अभी क्या कैसा करोगे ये रोल। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया सेम उसी तरह मैंने उनको बताया। बोले स्टॉप, आई वांट दिस कैरेक्टर। क्या बात है। फिर वो दरवाजा बंद रखो तो आप तो देखिए जी जी, बहुत जबरदस्त।
तो वो कैरेक्टर लाइव कैरेक्टर मैंने मोस्टली कैरेक्टर लाइव किया। जो मैंने लाइव कैरेक्टर को रीड किया था, जो ऑब्जर्व किया था, वो सब मैंने किया। जैसा कालचक्र में मैंने एक मराठी कांति कोड़ी अपना मछली वाले को मैंने रीड किया था, उसको लेके मैंने कालचक्र में यशवंत कात्रे का रोल किया। वो बड़ा मशहूर कैरेक्टर था वो यशवंत कात्रे का। हाँ, उसका एक डायलॉग आपको याद हो, कोई सुनाएगा तो? म्यूनिसिपैलिटी के 1000 कुत्ते मरते हैं ना, तेरे जैसा एक वामन राव पैदा होता है। शंकर को अंदर कई को नहीं किया। तो वो चीज जो थी, वो मैं जब मुझे रोल मिला तो मैंने कहा कि यार ये रोल में कुछ इतना कुछ है ही नहीं बोलने जैसा, लेकिन मैं फिर भी इसको देखता हूँ क्या करूँगा। तो मैंने सीन को लिया, अपनी मेरी दुकान थी, कांच की दुकान थी मेरी, मैं टेबल पे रखा और फिर 2 दिन तो मैं भूल गया। 2 दिन के बाद यार वो सीन पर काम करना है मुझे, तो सीन निकाला। इतने में वो एक कैरेक्टर आ गया मेरे पास जिसका नाम था कांति कोली। कांति कोली। ओके। तो वो आया और मेरे से उससे बहस हो गई। तो उसने बोला आई शपथ सांगतो माझं नाव काय? कांती कोळी आहे, उचलून घेऊन जाईल हा तू, माझं काम बरोबर कर। तुझ्या अम्मा सब कान फोड़ेल तुझा। ऐसा करके वो मेरा दम दाटी करके मेरे से काम ही निकाला। वो गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अरे यार ये क्या है यार, एक तो काम करके दो और फिर बाद में इसी इनकी दादागिरी। लेकिन मैं उसको सबको भूल गया। बोला यार ये अगर ये सीन में डाल दूं, तो मैंने फिर उसकी प्रैक्टिस शुरू की रात भर। दूसरे दिन मैंने उस डायरेक्टर को, जिसका नाम दिलीप शंकर शिशुपाल था, कालचक्र का डायरेक्टर, उसको मैं बोला सर आपको रिहर्सल देना चाहता हूँ। बोले आ जाओ, रात को आ जाओ। तो मैं 10 बजे गया उधर। तो 10 बजे गया तो वो ड्रिंक करके एकदम मस्त थे। तो उनको जब मैं सुनाया तो वो ऐसा करने लगे, खाना खा रहे थे। हाँ। और खाना खाते खाते क्या बोले, यही चाहिए मेरे को, लेकिन पूरी पिक्चर में ये मेंटेन करोगे? मैं बोला अगर आप साथ देंगे तो मैं जरूर मेंटेन करूंगा। जहाँ गड़बड़ हो गई तो आप मुझे संभाल लीजिए, वापस से करेंगे हम। बोले तो ठीक है डन। तो मेरी पहली फिल्म मुझे इस तरह से मिली थी। वो भी कैरेक्टर बड़ा आपका यादगार कैरेक्टर है। यादगार कैरेक्टर है। अच्छा ईश्वर, हम ये जानना चाहेंगे जब सरकार आप कर रहे थे, उसकी जो यादें, उसमें सरकार में बच्चन साहब और आपका जो कैरेक्टर था इतना जबरदस्त था, उसकी कुछ यादें अगर आप शेयर करें तो? नहीं, उसमें ऐसा था कि पहली बार मुझे कंपनी के लिए राम गोपाल वर्मा जी ने बुलाया था, क्योंकि वो मेरी कालचक्र देखे थे। तो मुझसे मुतासिर तो हुए थे, लेकिन वो राम गोपाल वर्मा थे तो वो चाहते थे कि मेरे पास जो आर्टिस्ट आते हैं उन्हीं को मैं काम दूंगा। तो मैं तो गया नहीं था, मैं भी उसी मिजाज का हूँ जो राम गोपाल वर्मा है, मैं भी कहीं जाता नहीं था। तो जब वो कंपनी के लिए मुझे बुलावा आया तो मैं गया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कैरेक्टर है। तो बड़ा छोटा सा कैरेक्टर था, जो जेल में अपना जेलर होता है, वो बस उतना ही रोल था। जेल का जो एक सीन है ना, वो उसमें दिलीप दाभोलकर ने किया था वो। तो वो सीन मैं जब सुना तो मैं थोड़ा निराश हो गया। मैं बोला रामू जी, मेरे मन में ऐसा था कि मैं आपके साथ काम करूंगा ना तो बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत जबरदस्त रोल करूंगा। ये रोल में मुझे, मैं नहीं चाहता हूं कि आप ये रोल मुझसे करवाएं, मुझे मजा नहीं आया। आप कुछ दूसरा बड़ा कभी होगा तो मुझे बताइए। तो शौक हो गए कि दुनिया आ रही है मेरे पास, काम दो काम दो काम दो, बड़े बड़े स्टार ये, और ये कौन सा ये कैरेक्टर आ गया। तो उन्होंने मेरे जो लुक दिया मुझे, जो ओसेली लुक थी, वो आज भी याद है मुझे। मैं चला गया क्योंकि मैं बिल्कुल टिपिकल लुक है। वो कैसा जो लुक दिया हुआ वो हुआ ऐसा, यस। तो आपको ऐसा लगा कि अब यहाँ पे काम दोबारा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, और नहीं मिला ना
वो 5 साल तक नहीं दिया मेरे को काम, कितनी फिल्म बनाया। फिर जब ये पिक्चर लॉन्च हुई, उसने सरकार लॉन्च किया, जी तो सारे कैरेक्टराइजेशन के लिए जब बैठा तो उसको मेरी याद आई। याद आई आपको? उसको कैसे मेरी याद आई वो पता नहीं मुझे, लेकिन उसने बोला प्रोडक्शन वाले को कि इज्जत अली को बुलाओ। इन्हीं हाउ याद थे मतलब 5 साल तक आपका चेहरा? बिल्कुल वो उसको, और मेरी दूसरी फिल्में देखते भी थे ना, क्योंकि 5 साल में मैंने बहुत सी फिल्में किया था। जी तो मैंने बोला इज्जत अली को बुलाओ। तो मैं थोड़ा तो अचंभे में पड़ गया, मतलब कि अरे यार राम जी क्यों बुलाए मुझे, अब कोई रोल हुआ तो मैं यार इसको यार कैसे जवाब दूंगा यार, क्योंकि मेरे रोल नहीं अगर अच्छा लगता था मैं बड़े बड़े को ना बोल देता था। तो हाँ, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था तब तक मैं कोई रोल ओके करता नहीं, कोई भी डायरेक्टर, क्योंकि मेरे को उसको काम करना है, वर्कआउट करके सब कुछ करना है। जब समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या वर्कआउट करूंगा। लेकिन खैर मैं उसके पास गया, रामू जी के पास, तो उन्होंने सुनाया मुझे। तो एक तो अमिताभ बच्चन साहब थे, जिसको देख देख के हम लोग एक्टिंग में अपने सुधार लाए और क्या क्या किया हम लोग। तो उसका फैमिली फर्द, फैमिली मेंबर जैसा एक कैरेक्टर है ये खान साहब, ये आपको करना है। तो मेरे को वो नक्शा आ गया, क्योंकि मैंने वो लाइव कैरेक्टर जो ऐसे बड़े बड़े डॉन के होते हैं वो मैंने देख चुका था और मैंने उनको ऑब्जर्व किया हुआ था। वो बड़े मुँह चढ़े होते हैं, बहुत लाल के होते हैं और बहुत सूझबूझ वाले होते हैं, तभी वो उनके नजदीक होते हैं। जी तो वो सूझबूझ वाला एक्सप्रेशन जो है वो मेंटेन करना सबसे पहली बात थी। ये नहीं कि रोल मिल गया तो अभी मैं उसमें ऐसी हरकत कर दूं कि वो उसमें वो सूट नहीं करे। तो पहले वर्कआउट, मेन चीज यही है ना, वर्कआउट, और उसके लिए सही सोच, और वो कैरेक्टर के अंदर ऐसी जान बनना चाहिए जो वो लगे कि हाँ ये डॉन का खास आदमी है और इसकी चलती है घर में। तो वो एक्सप्रेशन लाना जरूरी है ना। तो वो अगर तुम रीड नहीं किए होंगे या आप देखे नहीं होंगे, महसूस नहीं किए होंगे, तब तक वो तो नहीं आएगा। तो मैंने अपनी जवानी में जब 18 साल 20 साल का था तब मैं देख चुका था। किसके साथ देखा था आपने, मतलब वो कौन से डॉन था जिसके साथ, मतलब वो चीजें आपने देखी थी? अरे करीम लाला था। करीम लाला के साथ? हाँ, अच्छा, मैं पहले भिंडी बाजार में रहता था। कहाँ पे? भिंडी बाजार, हिंदी बता रहा, करीम लाला। बॉम्बे नंबर 3 का हूँ मैं, डॉन। अच्छा, जहाँ पे लोन नहीं मिलता था। तो हम बचपना हमारा, मैं नागपाड़ा स्कूल में पढ़ा, बॉम्बे नंबर 3 में पैदा हुआ। तो वो माहौल मैंने सब देख चुका था, सारे माहौल मेरे पास सब दिमाग में कंप्यूटराइज थे। तो वो तो आपने जब करीम लाला को देखा तो उनको जो ऑब्जर्व किया, करीम लाला का तो क्या था? असिस्टेंट था, मतलब ऐसी ऊंचा आदमी जो होता है ना, और जो जिस पर ज्यादा भरोसा होता है, और जो मैच्योर्ड माइंड होता है, ज़हीन आदमी होता है, जो ज़हीन आदमी होता है, जो मैटर सॉल्व करता है। काम तो करीम भाई के पास आता था, करीम लाला के पास, लेकिन करीम लाला शिफ्ट करता था उसके पास कि इसको देखो, इसका क्या हुआ है, इसको इसका ऐसा 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 करो। फिर वो बुलाता था, इधर आओ बैठो, क्या हुआ, क्या अच्छा है, उसको ऐसा 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 करो। 4 आदमी को लेके भेजता था ऐसा। तो इस तरह का वो कैरेक्टर था। तो हालांकि वो उसमें था नहीं, लेकिन वो मैं सिर्फ एक्सप्रेशन से खेला उसमें। और वो आपके एक्सप्रेशन तो जबरदस्त है, कमाल के थे, सिर्फ आप आंखों से खेल रहे थे जो। हाँ बस 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 आंखों से, हाँ बस। पर वही एक्सप्रेशन जो चेहरे के हाव भाव है उसमें जाहिर होना चाहिए कि बॉस इज बॉस, मैं उनका खास हूँ और मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ, ये फीलिंग आनी चाहिए। और आखिरकार उसमें जान मैं देता हूँ, जान भी देते हैं अभिषेक के को बचाने के लिए। राइट। तो उन्होंने मुझे जब सुनाया तो मेरे को अच्छा लगा, तो बोला ओके सर। लेकिन आपने जब जान दे दी उसके बाद भी जाके आई एक्सप्रेशन थे वो कमाल के थे। हाँ, वो तो अभी जो भी है वो मालिक की वजह से अच्छा
होता है जब अच्छा करने जाओ तो तुम वर्कआउट करके करोगे और तुम्हारे में दम है, अगर वर्कआउट करके उसमें निखार लाने की तो हो सकता। अगर दम नहीं होगा तो वो तुम कितना भी वर्कआउट करो, 30 दिन तुम रिहर्सल करो, कुछ नहीं होगा। ईश्वर भाई, हम एक चीज पूछना चाहेंगे कि करीम लाला की बारे में, कि आप उस टाइम पे थे तो करीम लाला की जो जिंदगी थी, जो उसका कैरेक्टर था, उससे कहीं इंस्पायर्ड होते थे आपकी, यार ये लाइन भी अच्छी है, दमदार लाइन है? अरे कभी नहीं भाई, कभी नहीं, कभी नहीं। मैं 75 रुपए की नौकरी करता था, सिर्फ महीने में मुझे 75 रुपए मिलते थे, लेकिन मैं 9 क्लास पढ़ा नागपाड़ा स्कूल में और 75 रुपए की नौकरी में मैंने काम शुरू किया। और मेरे फादर तब भी बहुत फर्क थे, तब भी उस तब जाने के मेरे दोस्त लोग थे और हम जहाँ पढ़े, जैसा नागपाड़ा में हम पढ़े कितने साल, 9 क्लास में नागपाड़ा में पढ़ा और फिर भिंडोजा में पला बड़ा, तो वहाँ तो भरमार है सब कैरेक्टर की, डॉन लोग और ये सब लोग की भरमार, तो बचपन से तो वही देखते आ रहे हैं, तो हमसे ज्यादा क्या जानेंगे, उधर वाले जैसा कोई दूसरा नहीं जानेगा। ये जब जब दिल्ली से आते हैं वो अपना मेरठ से आते हैं, वो इधर से एनर्जी से आते हैं, इधर से आते हैं, वो कभी कर ही नहीं सकते क्योंकि उनमें वो बात नहीं, वो यूपी वाला जो डकैती वाला हिसाब किताब है वो उसमें माहिर है, गाली गलौज ये वो सेक्स ये वो, हमारा सेक्स कुछ नहीं, डॉनगिरी इज डॉनगिरी। तो फिर मेरी जो दूसरी फिल्म थी दंगा फसाद नाम था, वो आप देखोगे दंगा फसाद तो उसमें लगेगा कि ये डॉन ये है, वो देखोगे तो वो ज्यादा बड़ी फिल्म नहीं थी, वो छोटी फिल्म थी, सिर्फ उसमें मैं हीरो था। मतलब हीरो कौन था, विलन था दंगा फसाद में, हीरो 2 थे बच्चे और मैं कहानी का हीरो था, जैसा दरवाजा बंद रखो में भी कहानी का हीरो मैं था, राइट राइट, तो उसमें भी मैं कहानी का हीरो वो था। जो कैरेक्टर था आपका दंगा फसाद में, वो करीम लाला से इंस्पायर्ड था क्या? नहीं, करीम लाला से नहीं, वो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम सौदागर था। अच्छा, तो वो उसकी बात ऐसी होती थी कि जैसा वो इतना मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा सीनियर दोस्त था, तो उसको मेरे बिना चैन नहीं होता था, मेरे को उसके बिना चैन नहीं होता, काम से छुटता था सीधा आते थे हम लोग और सिगरेट विगरेट फूकना और चाय पीना और भंकसबाजी करना, ये सब उसके साथ रात को 10 बजे तक चलता रहता था। तो उसको मैंने ऑब्जर्व किया था, तो उसका क्या हालत था, अरे यार तेरे को यार मैं 1 घंटे से सोऊंगा, ये तू आता ही है यार, तू लेट यार, काम से कितने बजे छूटा तू? मैं बोला वो 8 बजे, 8 बजे छुट्टा, 9 बजे आता है इधर, तेरी माँ का तेरी ये वो ऐसा। तो वो उसको मैं सुनता था ना, तो उसको सुनने में मेरा मजा आता था। तो जब दंगा फसाद का कैरेक्टर हुआ तो दंगा फसाद के डायरेक्टर जो था वो एकदम बचकुंदा था, सुनी लगनी होती, तो अभी वो बचकुंदा क्या मेरे को डायरेक्ट करेगा, तो मैंने उसको बोला भाई मैं नहीं करूँगा तुम्हारे लिए। तो उसने बोला बापू मैंने बहुत सोच के आया हूँ आपके, मेरी फिल्म तो आपको करना पड़ेगा। मैंने बोला फिर मैं पैसा मेरे को दो। तो बोला कितना पैसा चाहिए? उस टाइम में मैं 11,000 रुपये लेता था पूरी पिक्चर में। मैंने उसको भगाने वाला पैसा बोला कि मेरा पैसा सुन के भाग जाएगा, तो मैंने बोला 51,000 लूंगा और 11,000 अभी साइनिंग लूंगा। देते तो 51,000 उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे 51,000। वो जिद्दी था, उसको मैं चाहिए ही था, उसने मेरे को जल्दी से 11,000 का चेक दे दिया, डन। और डन होने के बाद मेरे को बोलता है कि शूटिंग रख दिया, मैं तो शूटिंग रख दिया रीगल टॉकीज के पास। अब वहां मैं शूटिंग पर गया, मैं बोला भाई सीन लाओ, तो सीन लाया, इतना बेकार सीन था। मैं बोला यार सीन में तो यार कुछ दम नहीं है, क्या करूं? तो बोलने लगा इशरत भाई आपको किस लिए लिया, आप सीन को करो ना कुछ। बोला तो फिर मेरे को टाइम दो, एक आधा घंटा। आधे घंटे में मैंने सीन बनाया ये भैया गांव से आयला है, जब भी भगवान का बात कर रहा है, ये भैया इधर भगवान का बात नहीं करने का, इधर हर एरिया में एक भगवान है, अपुन भी इस एरिया का भगवान है, रीगल से लेके वीपी तक का अपुन का एरिया है, जूझ भी तकलीफ होगा तो अपने को बोलने का, समझा कि नहीं? मेरा नाम केरनार है,
खेरना पुंग का नाम है, चल बच्चा इसको देख तंदूरी रोटी बना खिला। तो वो भी जब सीन बना तो सीन में फिलोसफी देखो ना कि अगर किसी को तकलीफ होती थी उस दौर में तो पुलिस स्टेशन कुछ जाते थे, कुछ तो डाउनलोड के पास जाते थे, कोई मस्जिद नहीं जाता था, कोई मंदिर नहीं जाता था कि भगवान मेरे को इस कैरेक्टर से बचाओ। वो जाते थे करीम लाला के पास, वो जाते थे मस्तान के पास, वो ये डॉन के पास, वो डॉन के पास जाते थे कि भाई ये कैरेक्टर हमको बहुत हैरान कर रहा है, हमको बचाओ इसको। तो वो बचाते थे। तो क्या हुआ, फिलोसफी क्या है कि भाई इस एरिया में हर एरिया में एक भगवान है। राइट। तो ऐसा हमारा इम्प्रोवाइजेशन होता था। अच्छा, ये करीम लाला का जो अंदाज था वो क्या था बात करने का? नहीं, वो तो उसका अंदाज एकदम नॉर्मल था। कैसे बोलते थे वो? है मुझे और खाई छपा, वो अपनी पोख्तून में बात करते थे। अच्छा। हाँ, वो फिर उसके पठान लोग जो थे वो समझा देते कि लाला साहब बोल रहे हैं कि वो कैरेक्टर को उठा के लेके आओ और उसकी पूरी दुआई करो तो काम हो जाएगा। तो वो हम तो नहीं थे उसमें, लेकिन मैंने ऐसा सुना था। हम तो उसके पास जाने के काबिल ही नहीं थे ना। अच्छा, बच्चे थे। अच्छा, आप हम तो बच्चे थे, नहीं वहां जाने का सवाल ही नहीं था। ये है कि हमने देखा था। और आपने हाजी मस्तान को भी देखा? हाजी मस्तान को हम कव्वाली में देखते थे और करीम लाला को भी हम कव्वाली में देखते थे। कव्वाली होती थी, पहले का रिवाज था कि शादी है तो भाई कव्वाली, मैदान में पूरा मंडप लग रहा है, गली में मंडप लग रहा है, रात भर कव्वाली चल रही है। यूसुफ आजाद, जानी बाबू, अजीज नाजा, ये सब कव्वाल लोग थे। वो कव्वाल लोग के वर्ड ये डॉन लोग दिखते थे हमको, हम तो कव्वाली सुनने आते थे। और ये वहाँ बैठे होते थे हाजी? और ये आते सब अपना अपना जलवा होता था इनका। अच्छा। अरे बहुत जलवा होता था, पूरे लाल लश्कर के साथ। लाल लश्कर के साथ बंदूक सबके लगा हुआ होता था। तो हम तो हाजी मस्तान के अंदाज कैसा था, बातचीत वगैरह कभी आपने इनसे? नहीं, हमारे कभी नहीं। सवाल ही नहीं पता, हम तो बच्चे थे ना, हम क्या बात करेंगे। लेकिन माहौल हमारा देखा वाला था बचपन से, तो वो बहुत कुछ। अभी मेरे दिमाग में कितने कैरेक्टर है जो, अरे बहुत है कंप्यूटर में मेरे, लेकिन अभी वो क्या है कि मौजू होना चाहिए ना। प्रोडक्शन वाले अभी एक उधर से सीन आता है तो उधर से सीन आता है तो इधर करो, उसमें कटिंग नहीं करने का, उसमें वो प्राइस नहीं करने का, वो उधर ना बोला है, ये ऐसा है। मतलब वो बदल गया था। आपने जो स्पॉट बॉय का भी काम शुरू किया था? बेवकूफी वाला कौन किसने बोला पता नहीं है। मुझे किसी बोला। हाँ, वो सब कोई बेवकूफ है, वो बेवकूफ है, कोई बेवकूफ आदमी है कि वो उसने ना मेरे से इंटरव्यू लिया, कुछ नहीं किया और ऐसे बोल देते हैं। मतलब अच्छा कि भाई वो इज्जत भाई ऐसे ऐसे। अरे भाई, मैं स्कूटर पे आता था, उस टाइम पैसा था मेरे पास, मेरा धंधा व्यापार था, कांच का मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मोटर ग्लास में स्पेशलिस्ट हूँ मैं, और मैं कमा के बहुत कुछ सब कुछ बना चुका था। तो आता था, मैं इधर खर्चा करता था, 1-2-3 प्ले किया मैंने। प्ले में मैंने पैसे डाले, प्ले में खर्चा किया। तो एक प्ले में दिलीप शंकर काल चक्र का डायरेक्टर इनवाइटेड था, उसने मुझे देखा। अच्छा। उसने बोला कि ये कौन है ये? तो बोले ईश्वर भाई है। तो बोले वो बिजनेसमैन है, आर्टिस्ट नहीं। बोले अभी सबसे बड़ा आर्टिस्ट वही है, उसको बुला इधर। तो पूरे गैंग में मैं एक था जो आर्टिस्ट मानता था, वो दिलीप शंकर। तो उसने बुलाया और मुझसे कहा कि एक रोल कराऊंगा मैं आपसे, आप आ जाओ मेरे घर पर कल, ऑफिस मेरा घर पर ही है। मैं सोचा पैसे वैसा दिख के शायद, लेकिन वो बंदा वाकई में मुझे पहचानने में सबसे पहला हाथ उसका था। उसमें इतना टैलेंट था कि उसने मुझे अंदर तक पहचान लिया। उसने मुझे काल चक्र का रोल दिया। वो तो कितनी बड़ी फिल्म थी वो आपको? बड़ी बन गई, बन गई मेरे लिए, वो बड़ी बन गई ना वो तो। और देखिए कितनी बड़ी बात क्लियर हुई लोगों को, दर्शकों को, कि जो ईश्वर भाई के बारे में बोला गया किस कदर झूठ है
जिसने भी लिखा वो एक मेरठ का एक कोई वो है, कोई मैगजीन है, उसने ये लिखा था ईश्वर भाई के बारे में, जो आज क्लियर हो गया कि ईश्वर भाई के बारे में उसने झूठ बोला था। जी जी एकदम। क्योंकि मैं जब इन्वॉल्व हुआ ना, मैंने शूटिंग की, और मेरे पीछे पूरे कालचक्र में जितना भी आप सीन देखोगे ना, वो सिर्फ एक दिन की शूटिंग है। अच्छा, मेरे पूरे सीन एक दिन में शूट कर लिए उसमें, इस डर से कि टोन चेंज ना हो। वाह, और मैंने वो पूरा सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक 12 घंटे कंटिन्यूस शूटिंग किया हूँ मैं, और कम से कम 8 सीन किए मैंने। जी तो एक्चुअली कालचक्र में ऐसा हुआ, जब मैंने एक दिन की शूटिंग की और मैं चला गया अपने धंधे में, अच्छा, और एक हफ्ते के बाद उन्होंने वो अपना निगेटिव निकाल के उसको पॉजिटिव बनाया, और उसकी एडिट करके उन्होंने एक रील बनाई, और उसने देखा अपना एडिटिंग रूम में, एडिटिंग टेबल पर देखा, तो वो खुश हो गया ये सुनकर। तो मैंने एक दिन फोन किया, तो बोले ईशा तुम क्या कर रहे हो अभी? मैं बोला मैं तो अभी दुकान पर बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, कब फ्री होते हो? मैं बोला शाम को फ्री हो जाऊंगा 5 बजे तक, आ जाओ, तुम्हारे सीन बहुत अच्छे आए हैं, तुम आ जाओ। आए, उसने एडिटिंग टेबल में मुझे दिखाया, मैं भी दंग हो गया कि यार पहली फिल्म में मेरा इतना अच्छा हुआ काम और इतने अच्छे सीन्स आए। तो फिर मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। मैंने दिलीप शंकर का टिल एंड फर्स्ट कॉपी आउट होने तक मैंने उसकी एडिटिंग में हाथ दिया। मैंने डबिंग में 4 कैरेक्टर का डबिंग तो मैं नहीं किया हूँ पहली फिल्म में, और मैं पूरी शूटिंग में संभालता था। मैं शूटिंग संभालता था, उसके पास पैसे नहीं थे, शूटिंग प्रोडक्शन वाले हरामी बना करते थे। तो मैंने बोला इसको भगा दो, मैं ऐसा कहता था कि इसको भगा दो, मैं संभालूंगा, ये गलत आदमी है, भगा दो। तो फिर बाद में सारा काम मैंने लिया प्रोडक्शन का। तो लोगों को ऐसा दिखा होगा किसी को कि भाई ये प्रोडक्शन का भी काम करता है। फिर इस बार कैसा किया कि भाई जैसा रजा मुराद है, रजा मुराद के लिए मैं क्या था, मैं तो एकदम नया नवेला था, तो मेरे को तो टपोरी समझते थे ना। मैंने उनके सामने तो मैं टपोरी हूँ, सूरज चोपड़ा है, सदाशिव अमरापुर का, मैं तो टपोरी था उनके सामने। तो मैं उनको उनका ध्यान रखता था। मैं क्या करता था, वो मेरे से थोड़ा खफा थे, तो उनको वो खफा ना रहे मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने ये भाप लिया था कि दिलीप शंकर ये कैरेक्टर पर फिदा है, ये बेसिकली एक्टर पर फिदा है, और इसने बहुत अच्छे सीन शूट करवा लिया और हमारे को ये टक्कर देने वाले सीन किया है। तो फिर मैं उनको मनाता था कि उनको चाय ला के देता, सदा जी चाय लेके, सुरेश जी ठंडा को, रजा जी ये। तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं इस का काम करता हूँ, लेकिन मैंने तन मन धन लगाया हूँ। मैंने वो फिल्म से इतना सीखा कि मैं पूरी फिल्म डायरेक्ट कर सकता था, मैं एडिटिंग कर सकता था, मैं सब कुछ कर सकता। जो है तो वो लोग आपसे सब इनसिक्योर हो गए, बहुत इनसिक्योर, रजा भाई वगैरह सबको लगा ऐसा कि इसको या कल का आया वो कौन लौंडा है यार ये टपोरी। और उस टाइम पे तो मैं ऐसा था जी। तो अभी वो आपने सलमान के साथ भी काम किया है? सलमान के साथ तो किया ना मैं, जुड़वा किया। तो सलमान के साथ कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था? वो तो सलमान खान के साथ मेरे को कुछ ज्यादा कुछ मिला नहीं, करने के लिए कुछ नहीं मिला। आमने सामने में सलमान मुझे बहुत मानता, मैं सलमान को मानता था, सलमान मुझे मानता, हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो फिर बाद में फिर वो दूसरा कुछ मौका मिला ही नहीं, जुड़वा में किया बस, और कुछ नहीं जी। ये लोग क्या है एक्चुअली, ये लोग एक्चुअली हम जैसे एक्टर है तो लोग ज्यादा भाव नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़े टक्कर वाले और हम लोग सुनते नहीं। मैं किसी भी स्टार, संजय दत्त हो, अजय देवगन हो या कोई भी हो सब, और धर्मपाल जी के साथ मैंने कितने फिल्में की, कम से कम 7-8 फिल्में मैंने धर्मपाल जी के साथ की, छोटी फिल्में। लेकिन धर्मपाल जी मुझे बहुत चाहते थे, बहुत पसंद करते थे, कभी मिलते थे शूटिंग पर
इरशाद भाई कैसे हैं आप? आपकी को देखा मैं, बहुत अच्छा किया था आप, बहुत अच्छे। यही था धर्म बाजी के साथ कोई यादगार कोई किस्से हैं आपके, कोई यादगार बातें हैं? ना, याद है यही है कि मैं उनके हाथ पकड़ता था, सिर्फ एक ही डायलॉग बोलता था, धर्म जी ये हाथ है या हथौड़ा। बोला धर्म जी मेरे को ना गलती मेरे से कभी हो जाए ना तो मुझे लाफा नहीं मारना, मैं जमीन दोस्त जाऊंगा, गया काम से चले जाऊंगा मैं। तो हंसते तो नहीं सकते। मैं बोला ये हाथ है या हथौड़ा है। हमेशा जब फर्स्ट टाइम मिलता था शूटिंग में तो उनसे हाथ मिलाता था, बोलता धर्म पाजी ये हाथ है या हथौड़ा। तो कभी संजय दत्त या अजय देवगन से संजय दत्त तो कमाल है। संजय दत्त के साथ जो आंदोलन किया मैं, हाँ उसके साथ जो इतने संजय दत्त इतना मर्द एक्टर है, कोई भी आ जाए आ जाओ हाँ मेरे साथ। वो अगर था तो कभी मेरे को कभी भी ये नहीं हुआ कि वो उसने कुछ अड़ीबाजी किया या उंगली किया। वो इतना निडर, इतना कॉन्फिडेंट एक्टर था, उसको किसी की परवाह नहीं थी, किसी से डरता नहीं था। वो परफॉर्मेंस में मेरे साथ भी जो परफॉर्मेंस आप आंदोलन देखो, उसके साथ बहुत अच्छे अच्छे सीन है। तो वो उसके साथ मैंने और भी फिल्में की उसके साथ, बहुत अच्छा था। संजय दत्त तो कमाल है। और अजय देवगन? अजय देवगन तो ऐसा है कि भाई अजय देवगन भी कोई भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ, ये मंजे में कलाकार है। हाँ मतलब अजय देवगन में वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी बात ये है कि अजय देवगन के साथ मैंने 2-3 फिल्में की हैं और मैंने हकीकत जो थी वो जी उसमें जबरदस्त रोल था मेरा। उसके बाद फिर नहीं हुआ। अब पता नहीं कुछ क्या वजह थी कि वो अजय देवगन फिर कास्ट में मेरा नहीं होता था, नाम नहीं होता, नाम नहीं था। कुछ अनबन हो गई? कास्टिंग तो सब पूर्व से डायरेक्टर मेरे को कास्ट करने के लिए तैयार थे, हाँ एक्टर नहीं है, क्योंकि वो दौर आ गया था कि भाई वो सब वो लोग करेंगे इसलिए। एक्टर करते हैं। हाँ उस टाइम पे समझे ना, 2000 के बाद सब एक्टर के हाथ में आ गए। तो आपको कास्टिंग कौन नहीं करता? अजय देवगन नहीं करते थे? नहीं अजय देवगन नहीं करते थे, पूर्व से डायरेक्टर नहीं करते थे, क्योंकि अजय देवगन को पसंद नहीं है। उसने लिख के दिया कि ये इसको ले लो, ये इसको ले लो, इसको ले लो, उसको ले लो। आप इस साथ काम नहीं करना चाहते होंगे? नहीं वो हमारी कोई औकात ही नहीं है। उनको चाहिए वो 6 फुट का मारा मारी के लिए। हम तो ऐसे वाले साथ हैं, हम तो सिर्फ परफॉर्मेंस। हम मैंने 10 बार बोला, मैं आई एम नॉट फाइटर, आई एम परफॉर्मर। आप परफॉर्मर बहुत मुश्किल से मिलते भी है इंडस्ट्री में, बहुत ही तो अल्लाह की देन है, खुदा का। आंखों से जो है पूरा मुशायरा डूब दे। वो गॉड गिफ्टेड है ना, उसमें मैं कभी समझता भी नहीं था, खाली आंखें ऐसा कर देता था। आंखें ऐसा करना मतलब मैंने मेरे बाप की आंखों को देख के सीखा। मेरे फादर जो थे जब गुस्सा हो जाते थे ना तो खाली इतना आंख दिखा देते, उसमें हम कांपने लग जाते थे। तो वो एक्सप्रेशन जो ना वो ऑब्जर्व किया हुआ था मैं। क्या बात है। तो वो मेरे जितने भी आईज एक्सप्रेशन है ना, वो सब मेरे फादर के। चलिए बहुत सी बात है सुशील भाई, बहुत सारी बातें आपसे पता करी हैं, मतलब लोगों को पता चली, क्योंकि बहुत सारी गलत फहमियां भी लोगों को, बहुत गलत है। तो आज लोगों को पता चला होगा, आपके चाहने वालों को ये भी पता चल गया। बस चलते थे, आपसे इतना जरूर कहेंगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में वापसी कब कर रहे हैं? और मुझे बुलाएंगे तो मैं ना थोड़ी कहूंगा। अभी भी मेरे पास कैरेक्टर है, ऐसे कैरेक्टर है जो पिक्चर को चलाने वाले। जैसा हम क्या थे, कन्हैयालाल का फोटो होता ना तो हम पूछते थे, जीवन साहब का फोटो देखे, अरे जीवन भी है, देखूंगा पिक्चर। ओम प्रकाश देखूंगा मैं, महमूद साहब देखूंगा मैं। तो ये हम वो उस तरह के कैरेक्टर, लेकिन इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। और वो हम पिक्चर चलाने वाले लोगों में से पुश करने वाले, एक सपोर्टर जो पिक्चर को पुश करते हैं। हमारी भी एक ऑडियंस है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और फिर जो पैसा हम चाहते हैं वो हमको देते नहीं, उनको फोकट का सब चाहिए। तो अभी सस्ते वाले एक्टर है, वो उनसे काम चलाते हैं, करते हैं। और आज फिल्म का इंडस्ट्री का क्या हाल हो गया है, हमको ना पैसा देने की वजह से ये हाल हो गया है।
ये पैसा दे देते फाइटर के हाथ में, कैमरा दे देते, उनको खूब पैसा देते, कैमरा डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट खूब पैसा, परफॉर्मर को नहीं देते हैं। ऐसी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है इनमें। इसीलिए बॉक्स ऑफिस जो है वो खलास हो गया ना, क्यों खलास हो गया। हम लोग चलाते हैं भाई, हम लोग पिक्चर को खुश करते, सपोर्टर एक्टर है हम लोग। जनरल पूछेंगे, आपने कभी नसीर साहब के साथ काम किया? नसीर साहब के साथ भी काम किया। नसीर साहब भी नसीर साहब को मतलब किसी की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं पूछा। नहीं नहीं, वो मेरे से नहीं, मेरे तो बहुत मानते हैं, अच्छा, मेरे बहुत मानते हैं, मतलब वो ये मानते कि यार ही इज एक्टर। वो मानते हैं आपको एक्टर? हाँ, ही इज एक्टर मानते हैं। तो बहुत बड़ी बात है हाँ, कि वो। और मैं भी मानता हूँ वो ही वाकई में वो भी एक अच्छे एक्टर है। हाँ, लेकिन नसीर साहब तो ना बच्चन साहब को एक्टर मानते हैं, ना दिलीप साहब को, ना शाहरुख को, वो क्या है, आमिर को। वो एक अजीब किस्म का एक गुस्सा है, सबको मानते हैं, ऐसा नहीं मानते हैं नहीं, लेकिन क्या इंटरव्यू में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी निकालते हैं। अब क्या उन लोगों ने भी तो अवॉइड किया इनको थोड़ी सिलेक्शन में वो करते थे। नसीर का नाम आता है तो बोले भाई नहीं नहीं, नहीं मतलब वो गुस्सा है उनका, मानते सब। तो खुद तो आग जली तभी धुआं होगा। आए तो धुआं, वही तो बोलता हूँ, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है कहीं। तो सरफरोश की उन्होंने, आमिर के साथ सरफरोश की, शाहरुख के साथ। अरे सब किए, और ये अपने आप को कम थोड़ी समझते हैं, तो फिर तुम इनको कम क्यों समझते हो? नसीर साहब को वो गुस्सा है, तो जब तुम मेरे को एक्टर नहीं समझते तो मैं तुमको एक्टर क्यों समझू? और कट कर देते भाई नसीर को, नहीं 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 भाई, वो नसीर को नहीं, क्यों नहीं भाई, वो सुनते ही नहीं भाई कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, वो नहीं करते हैं। क्योंकि जो मैं चाहूंगा, मैं जो फील करता हूँ वो करूंगा। मेरी भी वही आदत, मैं किसी सुपरस्टार के, संजय दत्त हो कि अजय देवगन हो कि कोई भी हो, जो मुझे करना है और जो मुझे कहने को सीन बोलता है, क्योंकि सीन बोलते हैं ना कि आप ऐसा करो, जी, बोलते सीन हम बनाते हैं। राइटर के पास आते हैं वो डायलॉग आते हैं, लेकिन बोलते सीन बनाने के लिए उसके अंदर कुछ हरकतें करनी पड़ती। राइट। एक सेंटेंस उसके अंदर जोड़ दो तो उसमें जबान आ जाती है, वो बोलने लगता है सीन। ये भावना कम लोगों में है, ये भावना है ही नहीं। वो आते डायलॉग और उसको फेंक दो तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है ना। और जो सीन जो बोलते हैं और फिर उसको तुम परफॉर्म करते हो, तो उससे तुम्हारे अंदर ना झरझरी पैदा होती है, एक कशिश होती है जो लगती है, तो तुम महसूस करते होती है ये सीन। तो ये सब बहुत बारीक भी नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होती है, खुदादाद देन होती है, ऐसा नहीं। सब बच्चे लोग आते हैं, मेरे से पूछते थे कि सर हमको कुछ बताओ। मेरा बेटा क्या बताऊं मैं, तुम्हारे में सबसे पहले ये खोजो कि तुम एक्टर हो कि नहीं हो। अगर तुम एक्टर नहीं हो तो मत करो काम, क्योंकि लॉन्ग रन नहीं चलने वाले। तुम्हारे में अगर एक्टिंग है, तुमको लगता है कि हाँ एक्टिंग है, तो फिर आप सक्सेस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो पहले अपने को ये परख लो कि तुम एक्टर है कि नहीं। तो मैं ये बोलता था कि भाई 2 फिल्में देखो, दिलीप कुमार की, एक देवदास और एक कोहिनूर। देवदास है अंडर प्ले और कोहिनूर आउट एंड आउट कमर्शियल। ये दोनों फिल्म देखो, अगर तुम्हारे को इसमें दोनों में से कोई एक चीज मिलती है तो तुम एक्टर बन जाओगे। ऑब्जर्व करो, तो क्या सभी एक्टर बनने आए हैं और सभी एक्टर तो करते हैं ना काम। एक्टिंग करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप जब वहाँ पे थे टाउन में थे, दिल्ली बाजार वगैरह साइड में थे, तो वहां से निकलना आसान था आपके लिए? उस माहौल को छोड़ना, अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना? नहीं, वो मैं उससे पहले चला गया था। मैं 53 में पैदा हुआ और 76 तक बॉम्बे में रहा। फिर मैं चला गया थाना में मैंने शॉप डाला था, तो मैं वो अपने धंधे में लग गया। और 83 में मेरे को प्ले मिले, 2-3 प्ले करने के मौके मिले।
और 85 में मैं काल चक्र की शूटिंग किया था। तो मैं बॉम्बे में तो बचपना था मेरा उधर, लेकिन जब 24 साल का था तो मैं चला गया थाने साहब। फिर वहाँ मैं अपना पैसा बनाया, घर बनाया, कारखाना बनाया और अच्छा खासा धनी बन गया। वहाँ तो मैं 650 रुपये का नौकर था। 8 बरस मैंने काम किया उधर एक कांच वाले सेठ के पास। तो मैं वहाँ स्पेशलिस्ट हो गया, कफन गिलास में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो वहाँ सीखा, फिर बाद में अपना धंधा डाला। थाना में मैंने कमाया, घर बनाया, दुकान डाला, कारखाना डाला। फिर जब पैसा आया तो मेरे को हरी थोड़ी सूझी तो मैंने प्ले किया और प्ले में मेरे को ऊपर वाले ने चांस दे दिया। तो मेरे को स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं हुई थी। स्ट्रगल तो मेरे को जब आने के बाद, काल चक्र करने के बाद करना पड़ा, क्योंकि बहुत भयानक है इंडस्ट्री। अगर तुम्हारा कोई है ही नहीं इधर गॉडफादर या कोई सर्कल, तो मैं तो बिना सर्कल का था ना। बहुत मुश्किल है फिर तो आपका। बहुत मुश्किल हुई, वो कट कर देते, ये काल चक्र आगे बाहर नहीं उसका मतलब ऐसा होता था। तो खैर मालिक ने जितना दिया उससे मैं खुश हूँ, अपनी किस्मत से खुश हूँ और आई एम हैप्पी कि जो भी मुझे मिला, पहचान मिली, सब कुछ मिला, अच्छे एक्टरों के साथ काम किया। आई एम सो हैप्पी। इसलिए तो मैं इंडस्ट्री मुझे छोड़ दे, मैंने खुद इंडस्ट्री को छोड़ दिया कि भाई नहीं, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं नहीं करूँगा। चलो क्या बात है। भाई चलते थे, आपको सिर्फ आपका एक पसंदीदा डायलॉग दर्शकों के लिए डेडिकेट करना चाहिए आप, जो आप एक अच्छा सा बता सकते, जो आपको बहुत अच्छा लगता है अपना डायलॉग। मेरा अच्छा डायलॉग तो आतंक जो है मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है, और वही काल चक्र वाले डायरेक्टर की फिल्म है। जब कहीं कोई मिला नहीं डॉन का किरदार, मतलब उसका जो आमिर खान और रजनीकांत का फादर का रोल किया हूँ मैं। जी जी, रजनीकांत के फादर का भी रोल किया। हाँ, तो वो गॉडफादर का रीमेक था। गॉडफादर में जो फादर का रोल किए थे, वो क्या नाम था, वो रोल जब मेरे को करने को कहा तो मैंने पहले ही मना कर दिया। बोला दिलीप जी ये रोल मैं कैसे करूँगा, नहीं हो पाएगा। बोले सनी को लेता हूँ और रजनीकांत। मैं बोला सनी मेरा बेटा लगेगा ही नहीं, सनी मेरा बेटा लगेगा ही नहीं, सनी पहाड़, मैं क्या। तो उन्होंने कहा कि तू क्या करे यार, और कोई करने वाला मेरे को जमता नहीं है। कादर खान के पास गए, मना कर दिया। अनुपम खेर के पास मना कर दिया। राजकुमार के पास गए, मना कर दिया। तो कोई काम करने में तैयारी नहीं था गॉडफादर का रोल। तो लास्ट में मेरे बोले इससे क्या करूं, मैं तो समझ भी नहीं आया। मैं बोले एक मैंने देखा है कि अगर मेरे को आप रोल करवाते हो तो मेरे बेटे का रोल जो है ना, वो एक ही एक्टर कर सकता है, उसका नाम आमिर खान है। तो बोले आमिर खान, अरे यार, मैं बोला आमिर खान मेरा बेटा लगेगा, उसकी आंखें मेरी मैच करती है और उसका कद भी मेरे को मैच करता है, तो वो मेरा बेटा लगेगा। लेकिन सनी और दूसरा किसी को भी लोगे तो नहीं लगेगा। तो दिलीप शंकर मेरे बहुत सुनते थे और कुछ समझते थे और बहुत ही मुझ पर विश्वास करते थे। फिर मैंने आमिर खान को पिक्चर दिलाने वाला मैं, क्योंकि आमिर खान के फादर की रोल का पिक्चर जो थी तुम मेरे हो, आमिर खान के साथ मैं कर रहा था। फिर मैंने जिक्र किया ताहिर साहब को कि ऐसा है, आमिर से मीटिंग करवा दीजिए ना। तो मीटिंग करवा दी उन्होंने, मुँह मांगा पैसा दिया और फिर वो उसको सिलेक्ट कर दिए। वो इस तरह से बनी वो पिक्चर। तो बहुत योगदान, बहुत वर्कआउट, बहुत मतलब इतना मतलब काम किया है मैंने कि। तो उसी में कोई डायलॉग आपको अच्छा सा सुना दी चलते। अरे वो ऐसा था कि रजनीकांत अर्चना जोगलेकर को
उठा के ले जाना चाहता था हॉल से। वो डांस करती थी, वो उससे प्यार करता था, उसको चैलेंज किया था कि मैं तुझे उधर से उठा के लेके जाऊंगा। और इतने में रजा मुराद उसका बाप का रोल किया था, तो उसने अपने आदमी लोग को सब जकड़ के रखा था कि आएगा मुन्ना, उसको तबाही करना। लेकिन उससे पहले मैं पहुंच जाता था, ए उठाई ले मुन्ना अमरी पाऊ को, जो होगा देखा जाएगा। तो सीन में ताली शूटिंग में भी बजी, हॉल में भी बजी। तो इस तरह से सारे वर्कआउट करके काम करने का अलग मजा है अलग ही मजा। और उसका रंग अलग ही होता है। बिल्कुल सही नहीं। इसीलिए उन डायलॉग्स में तालियां और सीटियां बजा करते हैं, बिल्कुल, अब बिल्कुल। नहीं बजती, अब हो गई है। चलिए यशोद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीजें पता चली। और दर्शक जो आपको देखना चाह रहे थे, आज हमारे जरिए उन लोगों को आपसे मुलाकात होगी उनकी, और बड़ा अच्छा लगेगा हमको। पूरा यकीन है दर्शक आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया। बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सारे दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हमेशा मुझे याद रखिए, हम भी आपको याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।